प्रणाम दोस्तों। अगर हम रिपोर्ट्स को देखें तो पिछले 10 सालों के अंदर हमारे देश में आने वाले डिवोर्स केसेस की संख्या लगभग दुगनी हो चुकी है। वो क्या कारण है दैट मैरिजेस आर नॉट सस्टेनिंग एनीमोर? इतने ज़्यादा नए डिवोर्स केसेस क्यों आ रहे हैं? आखिर शादियां हमारे देश में चल क्यों नहीं पा रही हैं? फर्स्ट रीज़न इज लैक ऑफ कमिटमेंट। आज की डेट में लोग कंपैटिबिलिटी पे ज़्यादा जोर डाल रहे हैं और कमिटमेंट पे कम। लोगों को सारे ऑप्शंस देखने का मन करता है, और जब सारे ऑप्शन देखने के बाद भी व्हेन यू आर हुक्ड इन अ रिलेशनशिप, जब आप एक मैरिज के रिलेशनशिप में हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि अब धर्म का, जो कि हिंदू कल्चर में लोगों को जोड़ करके रखता था, फैमिलीज को और हस्बैंड वाइफ को जोड़ करके रखता था, अब उस धर्म का इतना नॉलेज ही लोगों के पास नहीं है, जिसकी वजह से वो धर्म पति और धर्म पत्नी के कंसेप्ट को नहीं समझ पाते। अब उनके लिए मैरिज इज अ रिलेशनशिप ऑफ इक्वालिटी, एंड वेर एवर दे फील कि ये इक्वालिटी उन्हें नहीं मिल रही है, तो उनके बीच में एक घर्षण, एक प्रॉब्लम का जेस्चर शुरू हो जाता है। कमिटमेंट का लेवल बहुत कम आ चुका है। दूसरा बड़ा रीजन इज अवेयरनेस। यस, वैसे तो अवेयरनेस हमेशा अच्छी होती है, हमें हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, पर डिवोर्स के केसेस में काफ़ी हद तक अवेयरनेस एक नेगेटिव रोल भी प्ले कर रही है। पहले लोगों में इतना ज़्यादा अपने राइट्स को लेकर के अवेयरनेस नहीं थी। आज की डेट में लोगों के अंदर टॉलरेंस बहुत कम है, और दूसरा, उनको क्योंकि अवेयरनेस है कि हमारे ये राइट्स हैं और कोई भी इनको जो है वायलेट नहीं कर सकता, इस वजह से दे आर वेरी फास्ट इन टू टेकिंग द एक्शंस। वो ज़्यादा रेपरकशंस पे नहीं जा रहे। अपनी स्टेबिलिटी के लेवल पर, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लेवल पर लोग ये डिसीजंस ले रहे हैं, जबकि ये डिसीजंस एक्चुअली में दिल के रिश्ते होते हैं और ये एक्चुअली में अपनी लाइफ को सस्टेन करते हैं। बहुत जेन्युइन केसेस में ये चीज़ें एक्चुअली में हेल्पफुल हैं। कई जगह पर बहुत वायलेंस और अदर केसेस होते हैं जहां पर ये अवेयरनेस एक्चुअली में इंसान को बचा लेती है। एंड हियर वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डोमेस्टिक वायलेंस। जी हाँ, जहां हमारा समाज अब बहुत एजुकेटेड हो चुका है, जहां पर अब डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीजें कम होनी चाहिए, वहीं ये डोमेस्टिक वायलेंस अब डिफरेंट डिफरेंट रूपों में अभी भी हो रहा है। अब पहले जो है डोमेस्टिक वायलेंस में ज्यादातर फिजिकल वायलेंस के केसेस आते थे। अब बहुत सारे फैमिलीज में मेंटल अब्यूज इज टेकिंग द हायर प्लेस देन द फिजिकल अब्यूज। द पीपल आर स्मार्ट इनफ एंड अवेयर इनफ टू अंडरस्टैंड कि वो किस लिमिट तक अपने पार्टनर को पुश करेंगे कि उनको कोई पनिशमेंट इसकी नहीं मिलेगी और वो बच के निकल जाएंगे। तो क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिलीज से आए हुए जनरेशन वाले हैं, काफी हद तक पॉसिबिलिटी होती है कि किसी बच्चे के अंदर थोड़ा बहुत नार्सिसिस्टिक ट्रेट आ जाए। When such kind of people get into a relationship of marriage, they again try to have complete command on their part. When they do not get it, they use all kind of physical, mental and emotional abuse, which comes under the category of domestic violence. अगला जो बड़ा रीजन है, दैट इज द लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट। जी हाँ, पहले जब हम बड़ी फैमिलीज के अंदर रहते थे, तो बच्चों को पालने से लेकर के फाइनेंशियल ग्रजेस को जो है हैंडल करना, और किसी की हेल्थ खराब हो जाए उसको हैंडल करना, इवन द इमोशनल ट्रॉमा और एनी काइंड ऑफ स्टफ, इन सबको हैंडल करने के लिए लोगों को फैमिली का सपोर्ट मिल जाता था। अब ज़्यादातर लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, जहाँ पर आपके पास ज़्यादा मेनली सपोर्ट होता नहीं है। अब ऐसे में क्या होता है कि यू आर लेफ्ट विद मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब हम खुद का स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं फिजिकल एंड मेंटल लेवल पर, कई बार इसका फ्रस्ट्रेशन हमारे पार्टनर पर निकलता है, विच अगेन ब्रिंग्स द डिस्टेंस। बात सिर्फ ये नहीं है कि ये फैमिलीज जब अलग रह रही हैं तब हो रहा है। कई जगह पर अभी जब न्यूक्लियर फैमिली के बजाय जो जॉइंट फैमिलीज में भी रह रहे हैं, वहां पर भी ये इशू होते हैं कि द पेरेंट्स आर ऑल्सो हैविंग अ मोर इनसिक्योर माइंडसेट नाउअडेज. Because of that particular mindset, this load also goes on the partners, and the husband and wife, they kind of go far from each other and sometimes they even tend to separate. अगली एक बड़ी जो समस्या है इस चीज में, वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अब लोग ज्यादा उम्र में शादी करें तो उनको लगता है कि अब हमने शादी कर ली और जल्दी जल्दी हमारी चीजें सेटल हो जाए।
वो उनकी लाइफ में अगर कोई भी पास्ट रिलेशनशिप रहा है तो वो उस रिलेशनशिप से अपनी मैरिज को कंपेयर करने लग जाते हैं। पर वो ये भूल जाते हैं कि जिस रिलेशनशिप में भी वो थे, जो अच्छा था, अबंडेंट था, उसको उस लेवल तक पहुंचाने के लिए भी उनको समय लगा था। जी हाँ, ऐसी होता है कि कई जगह पर आपका बिल्कुल ही कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो वो आपको इनिशियली एकदम इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। बट अगर आपने इंटरेस्ट लिया है तो कोई चीज़ आपको क्लिक करी होगी और आपने देन वो शादी करी है। तो हमें हमेशा इस रिलेशनशिप को कम से कम 2-3 साल का समय देना चाहिए, क्योंकि जब आप साथ में किसी के रह रहे हो, आप उसके सारे हाईज एंड लोज देखने में, उसको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए इतना समय मिनिमम 2 से 3 साल का लगता ही है। अब लोगों को क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड में चीज़ें चाहिए, उन्हें लगता है कि मुझे अभी शादी के पहले साल में ही ये सारे एक्सपेक्टेशंस पूरे हो जाए। अब एक्सपेक्टेशंस भी कैसे होने चाहिए? 2 साल में, 1 साल में आपने सामने वाले अपने पार्टनर को समझ लिया है। अब बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ पार्टनर यू हैव, यू इफ यू बेस योर एक्सपेक्टेशंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट, देन देयर आर चांसेस कि वो फुलफिल होंगे। पर अगर आपने अपने एक्सपेक्टेशन कहीं दुनिया में देख करके वहां से बना लिए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर जो आपके सामने है वो उन एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाए। देन अगेन यू विल एंड अप इन स्ट्रेस, इन पेन, एंड देन you will come out of it. Now the last but very common topic these days is infidelity, यानी कि अपनी मैरिज के बाहर रिलेशनशिप रखना। अब वो चाहे रिलेशनशिप आपने फिजिकल लेवल पर बनाया हो या इमोशनल लेवल पर बनाया हो, in any case when you are giving that zone of your secrecy, your that zone of your personal attention to somebody else out of marriage, it is a kind of cheating to your partner. But people now take it in such a casual way कि if I'm not getting satisfied with such or such thing with my partner, if I take up that thing from somewhere else and it is giving peace to my marriage will sustain more. But the thing is, it will in long run create more distance inside your marriage. So हमें ये चीज़ समझनी होगी हमारे जनरेशन को कि वी कैन नॉट कीप लुकिंग फॉर कंपैटिबिलिटी थ्रू आउट अवर लाइफ। हमें एक समय अपने आप को देना होगा कि अगर आप पार्टनर्स चेकआउट करना चाहते हो कि कौन आपके लिए कंपैटिबल होगा, तो वो सारी चीज़ें आप शादी के पहले करिए। बट अगर शादी के बाद में आपको लगता है कि थोड़ी बहुत चीज़ों में कंपैटिबिलिटी आपकी नहीं मैच कर रही है, तो सिर्फ बेस्ड ऑन दैट यू शुड नॉट लुक आउटसाइड ऑफ योर मैरिज। अगर आप बाहर अपनी मैरिज के देखोगे, आपको हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति मिल ही जाएगा जो आपके पार्टनर से बेटर होगा। बट आपको उस इंसान के बारे में भी पूरा इन डिटेल नहीं पता, क्योंकि आप उनके साथ रह नहीं रहे हो, इसलिए कुछ समय का अच्छा मोमेंट वो आपको बहुत आराम से दे ले रहे हैं। जिनके साथ आप रहते हैं उनका पूरा इन एंड आउट आपको जानने को मिलता है। वो हर वक्त आपको प्रिटेंड भी नहीं कर सकते, आपको खुश रखने के लिए एक्टिंग बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते। इसलिए विद रियलिस्टिक अप्रोच हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी मैरिज के अंदर सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करें। मैं बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि अगर आपकी मैरिज में आप खुश नहीं हैं और किसी भी तरीके का ट्रॉमा, प्रॉब्लम या फिर वायलेंस झेल रहे हैं, तो आपको इस मैरिज को पहले या तो रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो सकती है तो फिर आप इस मैरिज से निकल जाएं। बट आपको कोशिश करनी चाहिए हमेशा, क्योंकि हमारे धर्म के हिसाब से भी और एक नॉर्मल इंसान के साथ में इतना गहरा रिश्ता बनाने के बाद उससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता है। अगर आप कागज पे डिवोर्स ले भी लेते हैं, पर स्टिल इफ यू कैन नॉट टेक देम आउट ऑफ योर हार्ट, it is not going to be a divorce. And in the case you have a child in the marriage, you can never practically take a divorce because it is financially draining and it is emotionally draining process. So always think many times before you take such a decision, and this is the summary which I have came across. Thank you so much. Have a beautiful day. If you want to get more information on such topics, you can just comment down below, like, share and subscribe to my channel. अगले वीक फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।